Hey guys, welcome back to my channel. I am Karthik and you are on Educational Adda. तो आज हम पढ़ेंगे साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, वो भी मेरे एक्सक्लूसिव हैंड रिटन नोट से। तो गाइस ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ओके। एंड इसमें एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा है। अब ये नहीं है कि हाई लेवल है ये बेसिक लेवल का, बट जो क्वेरीज रहती हैं कि हम क्या चीज़ कैसे करें वो इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। और एंड में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा हाउ टू नहीं इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, शॉर्ट ट्रिक, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अब नाम पढ़ते ही पहली चीज़ क्या आती है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस इंटरैक्ट करते हैं और एक बिल्कुल ही नई चीज़ बनाते हैं, जिसका एकदम नया एक बिल्कुल नया कॉम्पोजिशन हो और एक नया केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल, पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो हिंदी में तो नहीं लिखोगे, तो देखते हैं क्या होगा। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, अब सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म टोटली न्यू सब्सटेंस with totally new chemical composition and chemical properties is called chemical reaction. अब एग्जाम्पल देखते हैं। जब एग्जाम्पल क्या हुआ, H2O, ये किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली कंबस्टेबल होता है और ऑक्सीजन हेल्प करता है किसमें, कंबशन में। लेकिन जो अदर हैंड पे वाटर होता है वो क्या करता है, एक्सटिंग्विश करता है किसको, फायर को। मतलब ये आग लगा रहे हैं, ये दोनों आग लगा रहे हैं और ये आग बुझा देगा, मतलब एकदम ऑपोजिट नेचर होता है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो वो होता है CO2 का, ठीक है। कार्बन भी कंबस्टेबल होता है और ऑक्सीजन हेल्प इन कंबशन, मतलब कार्बन जो होता है वो फायर कैच कर सकता है और ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन। बट जब ये CO2 बन जाता है, ठीक है, तो इसका नेचर एकदम ऑपोजिट हो जाता है। ये जो बर्निंग सब्सटेंस होता है उसके आसपास से क्लियर बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन उसके पास नहीं जा पाता। तो ये भी जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, तो इसका भी नेचर एकदम ऑपोजिट हो जाता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटीज़ देखते हैं। अब एक्टिविटीज़ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ में भी बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आते भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 3 एक्टिविटीज़ पढ़ाऊँगा, फर्स्ट 3, उसके बाद आप सारी एक्टिविटीज़ उसी तरह से अपने मतलब सेल्फ स्टडी वाले टाइम में खुद पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन बर्निंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या है गाइस, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, सैंड पेपर, मैग्नीशियम रिबन, बंसन बर्नर, चाइना डिश, टॉन्ग्स। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, मैग्नीशियम रिबन को लेके सैंड पेपर से उसे क्लीन कर देना है। और सैंड पेपर कितना लोगे, 3 to 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, और उसे क्लीन कर देना है। क्लीन क्यों करते हैं, टू बूस्ट द प्रोसेस ऑफ कंबशन। अच्छा, अब देखते हैं हम क्लीन क्यों करते हैं। आपको एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि वाई डू वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। अब उसका आंसर इस वाले बॉक्स में है। अब क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने 7th में भी पढ़ी है, तो वो उसके ऊपर होता है मैग्नीशियम, मतलब वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ये इजीली रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, और क्या बना लेता है, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। जिससे क्या होता है कि जो कंबशन का प्रोसेस होता है वो बहुत धीमा हो जाता है, धीरे हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए हम उससे पहले क्लीन करते हैं। अब उसे पेयर ऑफ टोंग्स के साथ पकड़ो, किसे, मैग्नीशियम रिबन को, और बर्न कर दो एक स्पिरिट लैम्प के ऊपर, मतलब स्पिरिट लैम्प या फिर बंसन बर्नर के ऊपर उसे बर्न कर दो। और जो उसका वो गिरेगा, ऐश गिरेगी, उसको एक कंटेनर, अब कंटेनर लैब में चाइना डिश होता है, तो चाइना डिश या फिर वॉच ग्लास में उसे कलेक्ट कर लो।
अब क्या होगा, तो हमने कलेक्ट कर लिया। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुई, वाइट ऐश जो बनेगी वो क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, जो कि कंबशन के दौरान बनी है, और वाइट डार्जिलिंग लाइट प्रोड्यूस होगी। अब ये वाइट डार्जिलिंग लाइट कैसी होती है, ये जब वेल्डिंग होती है, ठीक है, मेटल की वेल्डिंग होती है, उस टाइम जो वाइट डार्जिलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है, सिमिलर वैसी लाइट होती है। अब प्रिकॉशंस क्या होंगे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, कि एक सूटेबल आई ग्लास पहनो, ठीक है, क्योंकि वाइट डार्जिलिंग लाइट जो है ये आपकी आई साइट को इफेक्ट कर सकती है, वाइट डार्जिलिंग लाइट। और सेकंड है कि मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ो, ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाए आपके और उस बर्निंग मैग्नीशियम रिबन के बीच में। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो क्या होगा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ठीक है। और जब हम इसे वाटर में डाल देंगे MgO प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा, Mg प्लस OH प्लस, और ये नीचे 2 आएगा। अब ये कैसे होगा, ये सारा कैसे आया केमिकल रिएक्शन, ये हमने कहाँ पढ़ा था, हाँ 8th में, नहीं 9th में पढ़ा था, ठीक है, वैलेंसीज के साथ जब हम उन्हें क्रॉस कर देते थे और हमारे पास नया टर्म आ जाता था, तो ये वही है। ओके, अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैग्नीशियम की वैलेंसी और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी को क्रॉस कर देना है। तो ये हम आगे पूरा देखेंगे कि ये कैसे आया, ये मैंने अपने नोट्स में बताया हुआ है। ओके गाइस, तो अब क्या होगा कि ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो अब अगर हम इस हाइड्रोक्साइड को, यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड बनाई, अगर हम इसे रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करें तो ये ब्लू हो जाएगी, मतलब ये बेस है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बेस एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे इसे बस इतना सा रख लो कि जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू बन जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि वो बेसिक इन नेचर है। अब एक और चीज, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये भी आप आगे पढ़ने वाले हो अगले चैप्टर्स में, पर ये याद रखो कि हर मेटल ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम एक मेटल है इसलिए ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में था, तो इसकी जो ऑक्साइड बनेगी वो बेसिक इन नेचर होगी, ठीक है। अब देखते हैं ये H2O, CO2 और O2, अब ये ओडरलेस गैसेस होती हैं, और जो H2 होती है वो हाईली कंबस्टेबल होती है और बर्न करती है किसके साथ, पॉप साउंड के साथ। अब ये वाला कैरेक्टरिस्टिक हम आगे देखने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब सेकेंड एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2। तो अब क्या चाहिए हमें, टेस्ट ट्यूब, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब स्टेप्स क्या होंगे गाइस, कि हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसमें पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ले लेंगे। इससे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। अब ये येलो प्रेसिपिटेट, पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है गाइस, प्रेसिपिटेट सम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विच सेटल एट द बॉटम आर नोन एज प्रेसिपिटेट। मतलब एक रिएक्शन के बाद जब कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट नीचे बैठ जाती है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके गाइस, और जो ऊपर जो लिक्विड रह जाता है उसे हम सुपरनेट बोलते हैं, सुपरनेट। और अब हम देखते हैं कि येलो प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में क्यों बना। तो लेड नाइट्रेट NO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, जिसके कारण जो यहाँ पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आप बस यहाँ पे इतना देखते जाओ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और बाद में आपको ये, जब आप वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब एक्टिविटी 3, अब प्रेसिपिटेट क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे रिएक्ट किया तो जो एक प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया, और ऐसे टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, जिनमें कि कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। तो ये दो टाइप का रिएक्शन हुआ, फर्स्ट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है गाइस। अभी एक और तरह का रिएक्शन भी है पर वो हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पे मैं उसे बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा वरना आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे।
अब एक्टिविटी नंबर 3 को देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड जिंक ग्रैन्यूल्स, कोनिकल फ्लास्क, डाइल्यूट HCl और H2SO4। तो जिंक को हमने H2SO4 में डाला, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 बन जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस होगी, अब प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारा प्रोसीजर था, इसे बस मैंने ऐसे लिखा है जो मैंने आपको समझाया, ये बस इतना, मतलब जो मैंने बताया वो प्रोसीजर है, उसे हमने ऐसे लिख दिया। और जो बीकर का माउथ होगा उसे बंद कर देना है कॉर्क से, ठीक है। एक पाइप होनी चाहिए कॉर्क में, मान लो एक कॉर्क है तो उसमें ये ऐसे पाइप होनी चाहिए जो कि उसकी गैस को यहाँ से निकाले, ठीक है गाइस। तो अब इससे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होंगे वो जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास वो इवॉल्व हो जाएंगे और जिंक ग्रैन्यूल्स के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो मतलब जिंक हाइड्रोजन गैस के बबल्स तो ज़रूर इवॉल्व होंगे और ऐसा हो सकता है कि वो जिंक ग्रैन्यूल्स के पास हों। तो अब क्या होगा, जब हम बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे उस ओपन पाइप के पास, जो माउथ मैंने ओपन रखवाया था पाइप का, अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लाएंगे तो क्या होगा, वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो इतना था, ठीक है। और सेकंड है कि जो कोनिकल फ्लास्क है वो वार्म हो जाएगा। अब वार्म क्यों होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसमें हम जो हीट होगी वो बाहर आएगी, इसलिए ये वार्म हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक क्या है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस अभी आप इतना याद रखो कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट जो है वो बाहर इवॉल्व होती है। अब प्रिकॉशंस, हैंडल द एसिड विद केयर, एसिड को बहुत ध्यान से हैंडल करना, वरना एसिड्स आर वेरी कोरोसिव इन नेचर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पीना तो गलती से भी मत। अब सेकेंड इज द कॉर्क शुड बी फिटेड टाइटली। अब कॉर्क को जो है वो टाइटली फिट करना है, ऐसा ना हो कि आपने ऐसे लगा दी कॉर्क और साइडों से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होता जा रहा है, और जब आप यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे भी वो हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलने लग जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये हमारे एक्टिविटीज हो गई। अब आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। व्हाट इज अ वर्ड इक्वेशन। अब पहले में दिया हुआ है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब पहले हम देख लेते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं गाइस। तो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट साइड होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो कि कंबाइन होते हैं, या फिर जो कंबाइन होते हैं नए पार्टिकल्स बनाने के लिए, या फिर डिसोसिएट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं नए पार्टिकल्स बनाने के लिए, और वो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड में जो नई चीज़ बनती है। अब जो वर्ड इक्वेशन होती है वो चेंज दिखाती है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में, एक एरोस के बीच में होता है, जैसे कि मैग्नीशियम, पूरा लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक एरो बीच में प्लेस किया है। और अगर हमने रिएक्टेंट में कोई और चीज़ लिखनी हो या प्रोडक्ट में कोई और चीज़ लिखनी हो तो बीच में एक प्लस साइन भी होगा, वही वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एरो हेड क्या करता है, ये जो एरो हेड है ये हमें बताता है कि रिएक्शन जो है वो कौन से डायरेक्शन में टेक प्लेस कर रहा है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब गाइज ये जो है ये हमारे लिए तो ऐसे इजी लग रहा है कि हाँ मैं मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया और MgO2 ये सब लर्न करने से बच गए, पर ये लेस इन्फॉर्मेटिव होता था, ठीक है, जो साइंटिस्ट होते थे, और लेस इन्फॉर्मेटिव होता था और काफ़ी लेस इन्फॉर्मेटिव और लेंदी भी था। तो हमने क्या किया कि एक छोटा तरीका, मतलब एक इन्फॉर्मेटिव तरीका निकाला, ठीक है, जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसी वर्ड इक्वेशन होती है जिसमें केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल्स का यूज होता है, वर्ड्स को रिप्लेस करके हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला और सिंबल्स का यूज करते हैं। इसमें भी प्लस का साइन होता है और एरो हेड होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लेड नाइट्रेट की जगह, पोटेशियम आयोडाइड की जगह PbNO3 लिख दिया, ठीक है, होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस लिखा हुआ है, और पोटेशियम आयोडाइड का Ki लिखा है, और एरोहेड भी प्लेस हुआ है, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स लिखे हैं। तो इस इक्वेशन को हम
केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग हमने पहले भी बहुत बार सुनी है, पर होता क्या है, इसकी नीड क्यों होती है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट, यानी कि हमने 8th में पढ़ा है कि एलिमेंट का छोटा फॉर्म होता है एटम्स, और एटम्स कंबाइन होकर एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब हर एलिमेंट a chemical equation in which the number of atoms in each element is same in the reactants and the product side is known as balanced equation। यानी कि reactant sides में जितने भी elements हैं और product side के elements में जो atoms हैं वो equal होने चाहिए। मतलब अगर इस side एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी हमें 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो इसको कहते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती है उसको हम स्केलेटल SKELETAL कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि ये वाली, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं पर यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो ये है हाउ टू बैलेंस। ये मैं एक और नई वीडियो में आपको सिखाऊंगा पूरी ट्रिक। तब तक हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अब C+O2 CO2, तो यहाँ पे अब अगर आप देखो कि इसमें भी वन एटम है कार्बन का, इसमें भी 1 एटम है कार्बन का, और इसमें 2 एटम्स हैं कार्बन के, और इसमें भी 2 एटम्स हैं कार्बन के, तो ये इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। अब हमें क्या नीड है बैलेंसिंग इक्वेशन की। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा है अभी पिछले साल ही, तो ये तो आपको आता होगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। इसका मतलब था कि मास ना ही बन सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही खत्म हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मास है रिएक्टेंट्स का वो किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर अब इसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट में रिएक्टेंट्स में मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एटम किसमें है रिएक्टेंट्स में है उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में होने चाहिए, तो तभी उसका वेट सेम होगा। मान लो यहाँ पे आपने एक कार्बन लिया, यहाँ पे भी एक कार्बन है, CO2 लेते हैं। अब ऑक्सीजन का अपना वेट होता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और अगर हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले तो इसका वेट इक्वल नहीं आएगा, पर अगर हम एक और ऑक्सीजन यहाँ पे कर देंगे तो वेट इक्वल हो जाएगा। इसलिए ये नीड है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स का वेट है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल होगा तभी वो बैलेंस्ड होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन है वो हो चुका है, तो इसको पता करने के लिए हमारे पास NCERT में भी दे रखा है। बेसिकली ये सब NCERT में दिया हुआ है, मेरे नोट्स में सारा बेसिक है, NCERT से है, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प अस टू नो दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो चुका है। फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब क्या होगा कि गैस प्रोड्यूस होगी, जैसे यहाँ पे पिछले एक्टिविटी में हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ था, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, फ्लास्क गर्म हो गया था, याद है, कोनिकल फ्लास्क बिकेम वार्म। चेंज इन कलर, अब कई बार कलर चेंज हो जाता है, एंड चेंज इन स्टेट, और कई बार स्टेट में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन है हैज टेकन प्लेस। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये जो साइंस का चैप्टर है ये हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए स्टे ट्यून एंड यस
Please subscribe my channel. Thank you.